हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। और अशरफ, चूंकि 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, फिर उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तुरंत 12 बजे की ही समय तय किया गया या कुछ आगे पीछे हो सकता है? संभावनाएं क्या हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? बजे ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें कोई अभी तक समय बदला नहीं है। 12 बजे तो 12 बजे के मतलब आप मान लीजिए कि 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं होगी। मुख्य चुनाव खुद आएंगे अपनी पूरी टीम के साथ, उनके 2 चुनाव आयुक्त भी होंगे, वो सब लोग मौजूद रहेंगे और फिर आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का पूरा खाका वो पेश करेंगे। उसमें वो बताएंगे कि कितनी जगह पे हम जो सुरक्षा बंदोबस्त है कैसे की जाएंगी, कितनी फोर्स कहां पर डिप्लॉयमेंट की जाएगी, किस राज्य में कितने मतदाता पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने मतदाता जो इस बार पहली बार जुड़ने वाले हैं यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, क्या क्या सुविधाएं मतदाताओं को चुनाव आयोग मुहैया करा रहा है, उन सब का विस्तार से वो बताएंगे। और फिर वो बताएंगे कि आचार संहिता आज से ही लग जाएगी और फिर एक जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, नामांकन की होती है, नाम वापसी की होती है, तो वो उन तारीखों के बारे में बताया जाएगा। और फिर सबसे अंत में मतदान और फिर मतगणना की तिथि का भी ऐलान करेंगे। तो जैसे ही ये ऐलान हो जाएगा, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकारें कोई भी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर सकती हैं और राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे। जो प्रशासनिक अधिकार होंगे वो पूरी तरह से चुनाव आयोग के पास होंगे। हर फैसला चुनाव आयोग करेगा, कहाँ किस अधिकारी का ट्रांसफर करना है, जो बंदोबस्त हैं वो कैसे करने हैं, जो सुरक्षा बंदोबस्त के लिए सुरक्षा बलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, वो तमाम फैसले जो है वो राज्य चुनाव कॉन्फ्रेंस होनी है। कौन इससे संबोधित करेगा? क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी संबोधित करेंगे? क्योंकि राज्यों का भी विषय है और लेकिन 5 राज्यों का एक साथ चुनाव होना है, तो राज्यों के क्या चुनाव आयुक्त भी यहां पर मौजूद होंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। चुनाव अधिकारी वो नहीं होंगे, सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त वो रहेंगे और उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त होंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे वो खुद सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त वो ही बात करेंगे, वो ही पूरी खाका पेश करेंगे और उन्हीं के जरिए तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हाँ, ये है कि उनके साथ में पूरी चुनाव आयोग की जो टीम है वो जरूर मौजूद रहेगी। उनको बात क्योंकि कुछ कई इस तरह के सवालात पत्रकार पूछते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए उनके पास पूरी टीम होगी, वो सब मौजूद रहेंगे, लेकिन पत्रकारों से मुखातिब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ही रहेंगे। जी आशीष, एक बड़ी पूरी प्रेस रिलीज होती है जो कि पत्रकार बंधुओं को दी जाती है वहां पर कि किन राज्यों में कितने चरण में किस तारीख में चुनाव होंगे, कब तक इसकी घोषणा होगी, तो ये सारी डिटेल्स तो साझा की जाती है। लेकिन चूंकि लोगों को तुरंत जानकारी मिले इसके लिए वहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है। ये बिल्कुल आपने सही जिक्र किया और अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हम अपने दर्शकों को लिए चलेंगे ये जानने के लिए कि क्या तैयारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से और केंद्रीय चुनाव आयोग तो क्या कुछ जानकारी देंगे। अशरफ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से मैं अशरफ अगर जानने की कोशिश करें, चूंकि बड़ा एक क्षेत्र है, क्षेत्रफल के लिहाज से भी, सीटों के लिहाज से भी 230 के लगभग यहाँ पर सीटें हैं, तो चूंकि छत्तीसगढ़ में तो सुरक्षा की दृष्टि से 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं ऐसी जानकारी मिल रही है। क्या मध्य प्रदेश में भी अलग अलग चरण में चुनाव होंगे या फिर एक ही चरण में? क्या जानकारी है सूत्रों के हवाले से? देखिए आशीष, छत्तीसगढ़ में तो बहुत साफ है कि वहां पे एक चरण में चुनाव नहीं होंगे क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर पहले मतदान कराया जाएगा और उसके बाद बची हुई जो सीटें होती हैं उस पर चुनाव कराया जाएगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी जो इस बार मतलब सूत्रों के हाथ से जो खबर मिल रही है, हो सकता है कि एक चरण में मतदान कराया जाए, लेकिन अभी तक की जो परिपाटी रही है वो यहाँ पर भी 2 चरणों में मतदान कराने की रही है। लेकिन इस बार हो सकता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, यहाँ तेलंगाना, इस इलाकों में वो एक ही चरण में मतदान कराएं। लेकिन ये एक संभावना है। बाकी जो चुनाव आयोग की जब अब से 2.5 घंटे बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 12 बजे, उसमें पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि किस राज्य में कितने चरण में मतदान होना है, किन किन तारीखों में होना है और जो फिर
मतगणना है वो कब होनी है। मतगणना के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि जैसे पूर्व में होता था कि दिसंबर में मतगणना होगी, और इस बार भी कयास यही लगाया जा रहा है कि दिसंबर में मतगणना होगी और उसके बाद पूरी तरह से जब मैं आऊंगा आपके पास, इंदौर चलेंगे। इंदौर हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, तैयारी लगभग पूरी हो गई, चुनाव आयोग की बस घोषणा होना बाकी है, और उसके बाद जो सबसे पहला असर होगा सड़कों पर वो ये कि जो होल्डिंग, पोस्टर्स और स्लोगन्स और कटआउट्स जो नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरे सड़कों को पाट दिया है, सबसे पहले वो साफ किए जाएंगे। प्रशासन के लिए भी चुनौती होगी। बिल्कुल, इंदौर में चुनावी माहौल को लेके अच्छी खासी सरगर्मी है। पॉलिटिकल पार्टियां जहां एक्टिव हैं, लोगों को भी बहुत उत्साह है चुनाव को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ जो है 66 विधानसभा सीट किंग मेकर कही जाती हैं। अगर हम 2018 का विधानसभा चुनाव देखें तो यहाँ पे 25 सीटें बीजेपी को मिली थी और 35 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों का आकर्षण का केंद्र जो मालवा निमाड़ है, यह 2 संभागों में लगता है और 15 जिले हैं, और इसमें कई आदिवासी कॉन्स्टिट्यूंसी भी हैं जो कि चुनाव पर इस बार प्रभाव डाल सकती हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जयस संगठन है और जनहित पार्टी जो एक आरएसएस की एक विंग अलग से बनी है, वो भी 25 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कि इंदौर शहर की 5 विधानसभाओं का उन्होंने नाम लिया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 और 5 पर ये अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो इस बार चुनाव इंदौर का भी रोचक होगा और मालवा निमाड़ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो सीटें हैं पिछले 2018 के चुनाव में भी ये निर्णायक रही थी, और सत्ता में आने के लिए कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए यह एक आकर्षण का केंद्र है, केंद्र बिंदु है, क्योंकि मालवा निमाड़ का जो मिजाज है उसी तरीके के मिजाज की वहां पे आदिवासी सीटें हैं। कांग्रेस और बीजेपी को वहां अच्छी खासी मेहनत करना पड़ रही है, क्योंकि मालवा निमाड़ के जो लोगों का मिजाज है वो आसानी से बदलता नहीं है। अगर वो एक बार किसी के लिए तय कर लेते हैं तो उसी पार्टी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और इस बार कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई है। तो इसको लेकर के दोनों ही पार्टियां जो है मालवा निमाड़ पर फोकस कर रही हैं अभी। लेकिन एक चीज हिमांशु, ये क्योंकि हमेशा चुनाव आयोग का ये फोकस रहता है कि फेयर, फ्री और फेयरलेस इलेक्शन हो, इस तथ्यों को, इन पॉइंट्स को वहां पर प्रभावित करने वाली कोई ऐसी बातें मालवा निमाड़ क्षेत्र में जो प्रभावित कर सकती है निष्पक्ष चुनाव को? इस तरीके की कोई बातें पिछले चुनाव में भी नहीं आई, और इस बार भी मतलब आचार संहिता जैसे दोपहर 12 बजे लागू हो रही है, तो उसके बाद जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके परिपालन की तैयारियां या जिला प्रशासन भी करा चुका है। और जहां पर ये कहा गया है कि कोई किसी भी तरह की घोषणाएं नहीं होंगी, नेताओं के पोस्टर नहीं दिखेंगे या कोई सार्वजनिक स्थानों पर नेताओं के फोटो नहीं दिखेंगे, तो उसके पालन को लेकर अभी हमने देखा कि नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन की टीम एक्टिव है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा हिमांशु। हमारे सहयोगी ललित प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। ललित, चूंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो तारीख, वो सभी आंकड़े जो है चुनाव आयोग हमारे सामने रखेगा और हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन अभी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यूज 18 लगातार उन तथ्यों को, जिन तथ्यों को हम रख रहे हैं, वो अब तक सही साबित हुए हैं। बिल्कुल, और यही दरअसल इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था। आपने जैसे जिक्र किया, आप अभी चुनाव आयोग का भी जिक्र कर रहे थे, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन बात सही है, हम लगातार डिकोड इसे कर रहे हैं, सियासत को डिकोड कर रहे हैं, सबसे बड़े नेटवर्क पर हर पहलू को बहुत बारीक तरीके से हम समझा रहे हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र आशीष ने किया, हमारे दर्शकों के लिए दरअसल चौंकने वाली बहुत खबर ये होगी नहीं। हम पहले ही बता के चल रहे थे कि 8, 9, 10, 8 से 10 की 20 तारीखों का ऐलान होगा। आज 9 तारीख है। इसके अलावा हम ये बता रहे हैं कि 16 से लेकर 20 दिसंबर जब सर्दी शबाब पर आ रही होगी, आपकी सेहत का ख्याल कौन रखेगा, कौन सूबे का सरताज बनेगा, कौन सरकार बनाएगा, आपके जनादेश का चेहरा क्या होगा, शक्ल क्या होगी, वो आपको क्लियर हो चुका रहेगा। तो न्यूज 18 लगातार ये बता रहा है, और आज भी बस थोड़ा इंतजार है। आशीष, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद ये तस्वीर, ये खाका साफ हो जाएगा, किस तरह से कहां चुनाव होने हैं, कितने चरणों में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ बट ऑब्वियस नक्सल प्रभावित राज्य, 2 चरण वहां पर हमेशा से होते आए हैं। पिछली बार का भी लगातार हम आंकड़ा बता रहे हैं कि कब आचार संहिता लागू हुई थी। 6 के आसपास आचार संहिता पिछली बार लागू हुई थी, ऐलान 6 तारीख के आसपास हुआ था। इस बार 9 तारीख को यह ऐलान हो रहा है। तो अब धीरे धीरे पूरा खाका साफ हो जाएगा, कुछ घंटों का इंतजार और। अब बात करते हैं आयुक्त की। आपने एक जिक्र किया था, चुनाव आयुक्त का जिक्र किया था, तो सहसा याद आ जाती है टीएन शेषन, जिन्होंने न सिर्फ इस देश को, मेरा ख्याल है राजीव गांधी के अलावा
हर नेता से झगड़ा करने वाले 10वें आयुक्त वो थे, और उन्होंने ही एक परिभाषा जो होती है आयोग के पावर जो होते हैं, और खास तौर पर चुनाव आयोग के पावर, वो उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे। इसी वजह से एक फीलिंग है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद सारा पावर आयोग के पास ट्रांसफर होता है, और तब ये फील आने लगता है, हर मतदाता को ये फील आने लगता है कि हां अब आया है चुनाव। तो वो आज होने वाला है, 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम लगातार आपको बता ही रहे हैं, बाकी राज्यों पर भी नजर रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। बिल्कुल ललित, वो जो जिक्र आपने किया चुनाव आयोग चूंकि जिस तरह से फ्री फेयर और फेयरलेस इलेक्शन के लिए हमेशा जाना जाता है, वो एक जो छवि बनी है, वो छवि बनाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन एक मतदाता को यह बात सुनिश्चित होना आवश्यक है कि जो चुनाव हो रहा है, जो संस्था हमारी चुनाव करा रही है, वो पूरी दुनिया में इस बात के लिए फेमस है कि भारत में जो चुनाव होते हैं, निर्वाचन आयोग जिस तरह से जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल करके बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमेशा जाना जाता है। और अब तक के जो आंकड़े हैं, अब तक के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो हमेशा इस बात की गवाही देते रहे कि भारतीय चुनाव आयोग जैसा एक इंडिपेंडेंट संस्था होना कितने गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए। और लगातार इस पूरे विषय पर हम बातचीत भी कर रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे और न्यूज रूम चलेंगे। हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ लगातार मौजूद। ललित, जिस विषय का मैं जिक्र करना चाह रहा था वो ये कि जो असर है वो 12 बजे के बाद ठीक दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जो चुनाव के लिए होर्डिंग्स और प्रचार के बैनर्स और कटआउट्स नेताओं ने लोगों तक अपनी बात रखने के लिए लगाए हुए हैं, वो अब हटना शुरू हो जाएंगे और फिर निगम प्रशासन की यहां पर थोड़ी सी मशक्कत जरूर होगी। बिल्कुल मशक्कत भी होगी, और आयोग ये क्लियर कर चुका है कि कहीं कोई किसी तरह की चूक बरती नहीं जाएगी। और बहुत सारे नए पैरामीटर्स भी आज हो सकते हैं, नवाचार हो सकते हैं। वासु लगातार बने हुए हैं, हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार ऐसा होने जा रहा है कि ये सही है भाजपा के लिहाज से कि मध्य प्रदेश एक लैब है, बट सियासत से इतर भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश ने पिछले 5 साल में जो देखा है ऐसा किसी स्टेट के साथ दरअसल हुआ नहीं है। तो पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर खास तौर पर रहने वाली हैं। कई माइलस्टोन पॉइंट रहेंगे। वासु, निश्चित तौर पर देखिए बहुत दिलचस्प इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों को मध्य प्रदेश में पहले चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। आप नरेंद्र सिंह तोमर का नाम उसमें देख लीजिए, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी टिकट को चयन को लेकर, कैंपेन को लेकर। प्रहलाद पटेल जो रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद पार्टी ने नरसिंहपुर से उम्मीदवार बना दिया है। 7 सांसद अब तक मैदान में उतर चुके हैं, जिसमें रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह जैसे नेताओं का नाम भी शामिल है, जो 2-2, 3-3 बार से उदय प्रताप लगातार सांसद रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्र में महत्वपूर्ण विभाग देख रहे हैं, आदिवासी बड़ा चेहरा है, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। 7 सांसद अब तक उतर चुके हैं। यह भी माना जा रहा है कि 7-8 और सांसदों को बीजेपी टिकट दे सकती है। तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 भाजपा के सांसद हैं, और अगर इसमें ऐसा होता है कि 14 सांसद चुनाव लड़ते हैं तो लगभग आधे मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के सांसद हैं वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। और इससे बड़ा कोई प्रयोग जो है वो नहीं हो सकता, और इससे दिलचस्प बात कुछ और नहीं हो सकती कि केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो अपनी सीट पर कितना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और इसके अलावा जो बीजेपी का एक गणित था कि जब बड़ा नेता किसी सीट से चुनाव लड़ता है तो आजू बाजू की जो 3-4 विधानसभा होती है वहां पर भी उसके होने का जो असर है वो देखने को मिलता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि वो कितना बीजेपी के लिए कारगर साबित होता है। वहीं दूसरी ओर आप अगर कांग्रेस को देखें तो पूरा का पूरा जो कैंपेन लीड किया गया है वो अब तक स्थानीय नेताओं के द्वारा किया गया है। जन आक्रोश यात्रा की अगर बात करते हैं, जो कांग्रेस का इसके साल का सबसे बड़ा चुनावी साल का सबसे बड़ा कैंपेन था, उसमें आप देखेंगे कि जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, अरुण यादव जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, उनको उसकी कमान सौंपी गई और अलग अलग इलाकों से उन्होंने जन आक्रोश यात्रा को लीड करते हुए नजर आए। तो वहीं अगर आप बीजेपी को देखें तो केंद्र और प्रदेश के जो नेता हैं वो दोनों लोग मिलजुल कर इस कैंपेन को आगे कर रहे हैं। जो जन आशीर्वाद यात्रा थी वो इस बार 5 जगहों से शुरू की गई, जो सिर्फ बीते चुनावों में एक यात्रा होती थी और पूरे प्रदेश में पहुंची। केंद्रीय मंत्री वाला जो स्ट्रोक है उसने कांग्रेस के फैसलों में कांग्रेस को बड़े पसुपेश में ला दिया है। केंद्रीय मंत्री जो रणनीतिकार हैं अमित शाह, उनके एमपी और केंद्रीय मंत्रियों वाले फॉर्मूले ने दोनों राज्यों में कांग्रेस के लिए पसुपेश की स्थिति, विचित्र स्थिति ये ला दी है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसी सवाल के साथ मैं आगे आपके पास आऊंगा। हिमांशु, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज 12 बजे ऐलान, किस तरह की हलचल? मिनी मुंबई सबसे ज्यादा रिएक्टिव है
इंदौर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, किस तरह का रिएक्शन? होने जा रहा है और लोगों को भी इंतजार है कि अगले पल में क्या होने वाला है। जैसे आज आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लगने के बाद कहीं न कहीं इलेक्शन कैंपेन जो है वो थम जाएगा, नेताओं के पोस्टर शहर से हटने लग जाएंगे, नगर निगम और जिला प्रशासन उस इंतजार कर रहा है कि जैसी आचार संहिता की घोषणा हो शहर में, क्योंकि स्वच्छता के लिए माना जाता है, स्वच्छता में नंबर 1 माना जाता है, तो यहाँ से जो है पॉलिटिकल होर्डिंग की सफाई का काम भी सबसे पहले होगा और नेताओं के चेहरे सड़कों पर नजर आना होर्डिंग के रूप में बंद हो जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि सोशल मीडिया के माध्यम से पॉलिटिकल कैंपेन लोग करते रहेंगे, जारी रहेगा और लोगों का यहाँ पे विधानसभा खींच मेरी फोटो तो बहुत सावधानी बरतनी है। एक और फोटो की बात हुई है, एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प नजर आई है। संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय के पैर पड़ रहे हैं और दोनों जैन मुनि के प्रवचन सुन रहे हैं। यह सिर्फ भारत में ही हो सकता है कि कैंपेनिंग में एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबानी हमले कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं। हिमांशु, जैन मुनि की एक कार्यक्रम में गोमटगिरी पे कैलाश विजय क्षेत्र क्रमांक 1 से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और भाजपा के महासचिव हैं, वो और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला का आमना सामना हुआ। संजय शुक्ला ने कैलाश विजयवर्गीय का अभिवादन किया, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद मांगा। कैलाश विजयवर्गीय ने इसके बाद उन्हें गले लगा लिया और कहा कि ये तो मेरे परिवार का ही बच्चा है। तो ये जिन भी लोगों ने देखा कि बाहर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने वाले जिस शालीनता से, जिस एक दूसरे को सम्मान देकर के जिस तरीके से मिले, तो ये लोगों को काफी अच्छा लगा, क्योंकि मालवा निमाड़ का कल्चर ही यही है कि एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना, ये मालवा का मिजाज है। मालवा के लिए कहा जाता है कि मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डगडग नीर। तो यहाँ के लोगों का मिजाज ही सेवा का है, लोगों को सम्मान देने का है। तो वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी इस तरीके की झलक देखने को मिली कि जब दोनों प्रत्याशी आमने सामने हुए तो दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। निमाड़ की मेहमान नवाजी जिसका आपने जिक्र कर दिया, इससे आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, अद्भुत है और इसमें कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगर आप गए हैं तो मेजबान मेहमान को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक सारे पकवान चख नहीं लिए जाएंगे। ये वाकई में मालवा निमाड़ का ये मिजाज है। युगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, युगल के पास भी हम आपको लिए चलेंगे। युगल, 12 बजे कुछ घंटे और बाकी हैं और मेरा ख्याल अब रिएक्शन आने लगे होंगे, धड़कन, हलचल ये सब बढ़ गई होगी। युगल, जी बिल्कुल, देखिए ललित, जिस तरह से 12 बजे का कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। आदर्श आचार संहिता का इंतजार है।